दोस्तों अक्सर जब आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाती है तब आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि अगर आप परीक्षा की तैयारी इस तरीके से करते तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर ले आते या फिर सिलेक्शन ले लेते। अक्सर गलतियां हमें तभी पता पड़ती है जब हम अपनी परीक्षा को कंप्लीट कर लेते हैं। आपकी परीक्षा जिस दिन कंप्लीट होगी उस दिन आपको पता पड़ेगा कि आपने आपकी तैयारी में क्या क्या गलतियां कर ली है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो चीज़ आज से आपको 1 से 2 महीने बाद पता पड़नी है, मतलब जिस दिन आप एग्जाम देके बाहर निकलेंगे और उस दिन आपको पता पड़ेगी कि आपने क्या क्या गलतियां की है, वो 10 गलतियां मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15 मिनट के अंतर्गत ये सारी आपको 10 गलतियां कंप्लीट बता दूं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और जो नए बच्चा है मैं कहना चाहता हूं कि हमारी चैनल के माध्यम से हम आपको आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी भी करवाते हैं और साथ साथ हर संडे को आपको मोटिवेशनल वीडियो के साथ साथ स्ट्रेटेजी वाले वीडियो देते हैं। तो आज का स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है दोस्तों 10 ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करना चाहिए अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन करके हम अभी सारी गलतियों को देखते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हैं। देखिए एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जितनी भी मैं आपको गलतियां बताने वाला हूँ 100% आपको ये वही गलती है जो आपको पता है। आपको जैसे ही मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा ना तो आपको पता पड़ेगा कि ये सभी गलतियां आप कर रहे हैं, लेकिन आप इनको अगर बार बार करेंगे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है ना, मतलब आपको इसको 2 से 4 दिनों के अंतर्गत इन गलतियों को बंद करना है और आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी गलतियां हैं। तो सबसे पहली गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं दोस्तों कि सिलेबस को अच्छे से नहीं समझते हैं। आपको सिलेबस को अच्छे से समझना होगा। देखिए क्या होता है कि कभी कभी आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया और आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडी को जारी रखते हैं, लेकिन होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अगर आपके 15 से 20 टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं तो आप उतना ही पढ़ के जाएंगे, उसके अतिरिक्त कुछ भी पढ़ के नहीं जाएंगे। यहाँ पर ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप देखिएगा सिलेबस वो जो कंप्लीट दे के रखते हैं उसमें ईटीसी भी दे रखते हैं, जहाँ पर आपका पूरा जितना भी एक्स्ट्रा मिसलेनियस जितने भी टॉपिक होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अक्सर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं एमसीक्यू, 30 एमसीक्यू आने वाले हैं मैथ्स में, और अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी कर ली और 5 क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी नहीं करी और उसमें से सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए तो सभी बच्चे उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेंगे, आप उसमें पीछे रह जाएंगे। तो मतलब आपको सिलेबस को अच्छे से समझना होगा, पढ़ना होगा और सिलेबस से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ के जाना ही होगा। तो पहली गलती क्या करते हैं कि आप लोग सिलेबस को अच्छे से समझते नहीं है, अच्छे से उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, अच्छे से उसको फॉलो नहीं करते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस की बात कर रहा हूं। दूसरी जो गलती करते हैं दोस्तों आप वो करते हैं कि आप एक सही प्लानिंग नहीं बनाते। देखिए क्या होता है कि टाइम टेबल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपको एक अच्छा टाइम टेबल फॉलो करना होगा। अगर आपके पास जितना भी समय बचा है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, जितने भी समय बचा हुआ है, आपको उस समय को एक अच्छा टाइम टेबल फॉलो करना है। मतलब आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है। टाइम टेबल अगर आपका अच्छा होगा ना दोस्तों तो आप आराम से परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। तीसरी जो गलती करते हैं हम करते हैं दोस्तों मॉक टेस्ट को लेकर। मॉक टेस्ट हम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं देते। पहली बात तो कुछ बच्चे देते ही नहीं होंगे मॉक टेस्ट, लेकिन जो बच्चे दे भी रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड तरीके से मॉक टेस्ट कभी नहीं देते। मॉक टेस्ट देने का तरीका मैंने मेरे एक स्पेशल वीडियो जो बनाया था उसमें बता दिया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट देने हैं, साथ साथ उनका एनालिसिस अच्छे से करना है। तो ये तीसरे नंबर की गलती जो आप अक्सर एग्जाम के पहले करते हैं। जो चौथी गलती है दोस्तों वो है आपका जितना पढ़ रहे हैं उसका आप रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है दोस्तों किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं। देखिए क्या होता है कि आप पढ़ रहे हैं, 3 महीने से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम जब स्टार्ट होगा उस समय 3 महीने पहले आपने क्या पढ़ा है आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। अब होता क्या है, आप इतना तो पढ़ ही नहीं सकते, आपने 3 महीने में जितना पढ़ा है उतना आप 1 से 2 दिन में या फिर 1 सप्ताह में पढ़ नहीं सकते। इसलिए क्या कीजिए, आप रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक प्रॉपर नोट्स मेंटेन कीजिए मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस के। अगर मैथ्स की बात करूं तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के और फॉर्मूले के नोट्स मेंटेन कर लीजिए।
रीजनिंग में भी यही कर सकते हैं और जीके जीएस में आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट कर लीजिए, साथ साथ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी नोट कर लीजिए। पांचवा दोस्तों जो गलती करते हैं, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और आपको एक अच्छी हेल्दी रूटीन मेंटेन करना है। आपको ये मान के चलिए कि जब आप अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उस समय डेली सुबह 1 से 2 घंटे आपको व्यायाम करना है, आपको योगा कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत इंक्रीज करेगा। ऐसा लगता है कि ये चीज़ यहाँ पर किस काम की, ये गलती अक्सर गलती करते हैं। अगर आप 3 महीने तक किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छे से तैयारी करने के साथ साथ अपनी लाइफ को, अपने मतलब स्वास्थ्य को भी मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं तो आपकी वो तैयारी पानी में चली जाएगी। आपको एक अच्छा रूटीन फॉलो करना है और प्रोडक्टिविटी बनी रहे, इसलिए आपको व्यायाम, योगा या फिर एक्सरसाइज करनी है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप कम पढ़ाई करके भी अच्छा आउटपुट ला सकते हैं। तो 5वीं गलती करते हैं आप ये वाली। दोस्तों 6 नंबर की जो गलती है दोस्तों वो है एक अच्छा स्टडी कंटेंट। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये वाला, एक अच्छे स्टडी कंटेंट का चुनाव नहीं करना। देखिए अगर आप ऑनलाइन किसी भी चीज़ को सर्च करेंगे, आप ऑनलाइन देखेंगे एनटीपीसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम से संबंधित अगर आप जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग का कंटेंट देखने की कोशिश करेंगे तो आपको मार्केट में बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये चुनाव करना होगा दोस्तों कि इनमें से सही कंटेंट कौन सा है, आपके लिए काम का कंटेंट कौन सा है। एक अच्छे कंटेंट का चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अच्छे कंटेंट के साथ आपको सिर्फ एक कंटेंट पर फोकस रहना होगा। मार्केट में जीके की अगर बात की जाए तो बहुत सारी बुक्स मिल जाती है, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स आपको जीके पढ़ाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग भी बहुत, लेकिन आपको सिंगल टीचर को फॉलो करना है और शुरू से आखिर तक फॉलो करना है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप, एक अच्छे स्टडी कंटेंट का चुनाव नहीं कर पाते, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना है। 7वें नंबर की गलती करते हैं दोस्तों आप अपनी स्टडी में कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करते हैं। स्टडी में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फैक्टर इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हैं और 1-2 दिन अगर आप ये ब्रेक कर देते हैं, मतलब ये आपकी कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं, तो आगे जाके फिर क्या होता है, वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है। अगर आपने शुरू के दिन में ये डिसाइड कर लिया कि मुझे डेली 12 घंटे स्टडी करना है और वो किस तरह करना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, सुबह कितना पढ़ना है, शाम को कितना पढ़ना है, सुबह कितनी बजे उठना है, ये अगर डिसाइड कर लिया। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप सुबह 4 बजे उठो, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सुबह जल्दी उठो, बिल्कुल मत उठो, आप सुबह 8 बजे उठो। लेकिन फिर अगर सुबह 8 बजे उठ रहे हो तो डेली सुबह आपको 8 बजे ही उठना है और रात को फिर आप जितनी बजे सो रहे हो, 12 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, उतनी बजे ही सोना है। मतलब कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि आपका रूटीन फिक्स होना चाहिए, डेली का रूटीन। मतलब यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, कोशिश कीजिए 8 बजे तक भी नहीं, लेकिन 6 या फिर उसके बाद तक बिल्कुल भी मत सोइए, क्योंकि आपकी एग्जाम का जो टाइम रहेगा दोस्तों वो 8 बजे के बाद ही रहेगा, 8 बजे के लगभग ही रहेगा, ठीक है ना। अगर आपका सुबह का पेपर हुआ तो आपकी एक ऐसा होना चाहिए कि आपका रूटीन 6 बजे आप उठ जाते हैं, 7-8 बजे तक आप बिल्कुल स्टडी करने बैठ जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करें। दोस्तों 8वीं जो गलती है वो है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट मैंने दूसरे पर्सपेक्टिव में लिया है। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट देते समय आप बिल्कुल भी ये नहीं फोकस करके रखते कि आप किस तरह से टाइम को मैनेज कर रहे हैं मॉक टेस्ट में। देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि पेपर में जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग आती है तो हम जीके, जीएस को ज़्यादा समय दे देते हैं और मैथ्स जहाँ पर हमें ज़्यादा समय देना चाहिए हम उसको समय नहीं दे पाते। तो आपको मॉक टेस्ट देते टाइम ये डिसाइड करना होगा, फिक्स करना होगा कि आप टाइम को किस प्रकार मैनेज कर रहे हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतने ही जल्दी आपको पता पड़ेगा कि आपको किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा समय देना है और किसको कम समय देना। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट पेपर में, मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा रहेगा तो आप वहाँ पर 4 से 5 नंबर, जितने नंबर ला रहे हैं उससे ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट वाली गलती भी आप अक्सर करते हैं मॉक टेस्ट में। 9वें नंबर की जो आप गलती करते हैं दोस्तों वो है आपका ओवर कॉन्फिडेंस। आप कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि ये एग्जाम तो मैं आसानी से निकाल दूंगा, या फिर आपका कॉन्फिडेंस एकदम कम हो, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये इस एग्जाम की मैं कितनी भी तैयारी कर लूँ लेकिन इस एग्जाम में मैं सफलता बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये दोनों ही केस बहुत ही गलत होते हैं। ये गलती आप क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगते हैं
तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको तैयारी के साथ साथ आपको एक इन चीज़ों से भी निजात पानी है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। देखिए, जब भी जो बच्चे टॉप करते हैं आप उनसे पूछिए एग्जाम के पहले, तो उनको ऐसा ही लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन जब वो पेपर दे के आते हैं तो वो सबसे टॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आपको इस चीज़ से निजात पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होगा अपनी स्टडी पर। बिल्कुल अपनी स्टडी पर आप अपना 100% दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस पे, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। 10वें नंबर की जो आप गलती करते हैं दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, और जिस दिन आपका पेपर होता है दोस्तों, ये उस दिन की प्रिपरेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आज से 1 महीने 2 महीने या 3 महीने बाद जब भी आपका एनटीपीसी का एग्जाम होना है, तो उस दिन आपको क्या क्या प्रिपरेशन रखनी है, आपको कैसा अपना माइंड सेट रखना है, आपको आपका स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है ना। तो जो 10वें नंबर की गलती है कि आपको पेपर वाले दिन की कैसे तैयारी करनी है, तो उसके पहले ही आपको सब चीज़ प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे जब जब मेरा एग्ज़ाम आएगा, आज से 7 दिन बाद अगर मेरा एग्ज़ाम है, तो 7 दिन के लिए मुझे उस समय क्या पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया था कि आप जब रिवीजन करते हैं उसमें एक नोट्स में करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो वो नोट्स यहाँ पर आपको काम आते हैं। आपको आपका एडमिट कार्ड, आपको आपका रोल नंबर, सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए। आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको एग्ज़ाम कहाँ पर देना है, कैसे देना है, ये सब चीज़ें आपके माइंड में पहले से क्लियर होना चाहिए। आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो ये मान के दीजिए उस मॉक टेस्ट को कि आप एक रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपका बिल्कुल फील ऐसा होना चाहिए कि आप एक रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं, और ये मान के चलिए कि हर मॉक टेस्ट को उस प्रकार दीजिए कि ये आपका फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है। अगर आप इस प्रकार एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम, जिस दिन आपका पेपर होगा, उस दिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार पेपर दे रहे हैं। नॉर्मली पेपर देंगे और जितने आपके मॉक टेस्ट में जैसा परफॉर्म करते हैं वैसा ही परफॉर्म आप फाइनल पेपर में करेंगे। तो ये दोस्तों 10 गलतियां थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। हमारी चैनल पर आप मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करने वाला हूं आज रात से। मैं आपको डेली मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। आज रात या कल से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा, जो कि एनटीपीसी 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली 100 MCQ स्पीड से करेंगे, बिल्कुल 20 से 25 मिनट में। आपका कोई भी डाउट है एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।